एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, अब अभी आपको जब पहले मैंने बताया व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू दैट सिचुएशन where aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to full employment rate. And deficient demand refers to that situation where aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment rate. और ये भी हमने आपको पहले बताया कि एक्सेस डिमांड से इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है, और जबकि डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप। ओके, अब है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको चेक कैसे करें अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड है। तो पहले आपको बताया था कि एक्सेस एग्रीगेट डिमांड इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। सी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड। जी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। आई, इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर बाय प्रोड्यूसर्स, एंड लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में अगर हम इसे मोटा मोटा कहें कि गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही है कंजम्पशन के लिए या हाउस होल्ड कर रहा है कंजम्पशन के लिए, तो या तो हम कंजम्पशन डिमांड को कम कर दें या इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम कम कर दें, तो हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर लेंगे। और डेफिशिएंट डिमांड में ठीक उल्टा है, या तो हम कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाएं, चाहे वो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और चाहे हाउस होल्ड करता है, या इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ाए। यही 2 तरीके हैं। तो ये डायग्राम से हमने आपको बताया कि इसमें हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना है, एडी के लेवल को कम करके एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, और यहाँ डेफिशिएंट डिमांड में एडी के लेवल को बढ़ा करके हमें फुल एम्प्लॉयमेंट की ओर जाना है। और उसके लिए जो मेजर्स हैं वो आपको हम पढ़ाएंगे, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मेजर्स हैं, और इसमें हमारे जो मेजर्स मेन हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है टैक्स। टैक्स जैसा कि आपको गवर्नमेंट बजट में पहले ही बताया कि टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड या फिर फर्म्स गवर्नमेंट को पे करती हैं। तो जब एक्सेस डिमांड होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को इंक्रीज कर देती है। टैक्स को इंक्रीज करती है तो क्या है, अब हमें अपनी इनकम का ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है, और इससे क्या होता है कि पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाती है। पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल डिक्रीज होगा और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लियर है ना? और डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को डिक्रीज कर देगी। टैक्सेस को डिक्रीज करेगी तो अब लोगों के अपनी इनकम का कम हिस्सा टैक्सेस के रूप में पे करना होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल। दिस इज टैक्स। सेकेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो अल्टीमेटली लोगों की इनकम जनरेट करता है। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी, जिससे क्या है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर तमाम तरीके से करती है, कंस्ट्रक्शन करती है, रोड्स का, ब्रिजेस का, और तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तमाम तरीके के ट्रांसफर पेमेंट्स भी देती है। तो इससे क्या होगा, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी तो लोगों के पास इनकम कम जनरेट होगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घटेगी, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटेगा, और इस तरीके से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम किधर आ रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की। इतना क्लियर? नेक्स्ट, और ये 2 ज्यादा आपके आते हैं। दूसरा आपका नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट्स, यानी सरकार जो पब्लिक से उधार लेती है, कर्ज लेती है, दैट इज पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट्स। अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा देगी, जनता से ज्यादा उधार लेगी। उससे क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी, उन्होंने पैसा लगा
मनी ऑफ फ्लो ऑफ मनी किधर हो गया, गवर्नमेंट की तरफ। इससे क्या होगा कि डिस्पोजेबल इनकम घटेगी और एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटेगा और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व। और डेफिशिएंट डिमांड में ठीक उल्टा करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक बोरोइंग को घटा देगी। ऑलरेडी डिमांड का लेवल कम है, गवर्नमेंट कौन से प्रयास कर रही है कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़े और इकोनॉमी में डिमांड का लेवल बढ़े। तो वो पब्लिक बोरोइंग कम करेगी, यानी जो अभी जनता का पैसा सरकार के पास आ रहा है वो कम हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड के लेवल को बढ़ाने के लिए। चौथा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब कभी बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए आरबीआई से कर्ज लेती है गवर्नमेंट, तो आरबीआई क्या करती है, नई करेंसी इशू करती है। उससे क्या है, करेंसी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ता है। करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली लोगों की इनकम बढ़ती है। सारी करेंसी कहाँ है, जब इकोनॉमी में आई तो लोगों की इनकम के रूप में आ गई, तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। अब एक्सेस डिमांड में क्या करेंगे, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करेंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड में वो सारे मेजर्स अपनाएंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटे, लोगों की डिमांड जो है कंजम्पशन डिमांड घटे, वो सारे मेजर्स गवर्नमेंट अपनाती है। और डेफिसिट डिमांड अगर है तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को बढ़ाएगी ताकि मनी सर्कुलेशन ज़्यादा आए, लोगों के पास ज़्यादा इनकम हो, लोग ज़्यादा डिमांड करें और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़े और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम कंट्रोल, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अब आपके आते हैं मॉनेटरी मेजर्स, जैसे कि फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मेजर्स है, ठीक उसी तरीके से मॉनेटरी मेजर्स सेंट्रल बैंक, जो कंट्री का केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा अपनाए गए मेजर्स हैं। और जो सेंट्रल बैंक मेजर्स अपनाता है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट डिमांड को प्रभावित करता है सीधे सीधे, यानी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को प्रभावित करता है, यानी कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को प्रभावित करता है। अब जो मॉनेटरी मेजर्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में आपके आते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट जिसे हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, मॉरल सेशन यानी नैतिकता। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स, बैंक रेट। जैसा कि आपको जब सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको इसके जो क्रेडिट कंट्रोल में तमाम टूल्स बताए हैं, हालांकि सालों सिलेबस से हट के फिर भी आपको बताएं, जिसमें पहला आपका बैंक रेट है। बैंक रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू द कमर्शियल बैंक। ओके, अब जब एक्सेस डिमांड की अवस्था है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कम करने की कोशिश करेगा और वो बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट जब बढ़ाएगा तो क्या होगा, लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे सेंट्रल बैंक से, साथ ही साथ कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी, जिससे जो इन्वेस्टर्स लोन ले रहे हैं वो भी लोन कम लेंगे और इकोनॉमी में क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट रिड्यूस होगा, जो सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव है। जबकि डेफिशिएंट डिमांड होगी तब क्या करेगी सेंट्रल बैंक, बैंक रेट को डिक्रीज करेगी, यानी लोन को अब वो चीपर करेगी। अब कमर्शियल बैंक इजीली उससे ज़्यादा लोन ले सकेंगे, साथ ही साथ कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट रेट घटेगी, जिससे इन्वेस्टर्स मोटिवेट होंगे, उन्हें सस्ता लोन मिलेगा, वो ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इकोनॉमी में क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा और इस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड कम होगा। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट इज दैट
that rate at which central bank advances short term loan to the commercial bank, और ये किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के तहत देते हैं। जब एक्सेस डिमांड है तब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एक चीज और बताते हैं बच्चों, जब भी एक्सेस डिमांड है सेंट्रल बैंक डियर मनी पॉलिसी अपनाता है, यानी कॉस्टली लोन देने की पॉलिसी, और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो चीप मनी पॉलिसी अपनाता है, यानी सस्ता लोन देने की पॉलिसी। तो ये क्या करेगा सेंट्रल बैंक? रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। रेपो रेट इंक्रीज होगा तो लोन कॉस्टली हो जाएगा। अब कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे, साथ ही साथ उनकी इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ेगी, यानी अब महंगा लोन मिलेगा, इन्वेस्टर्स डिमोटिवेट होंगे, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, या हम कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में कम होगी, और जो हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो कंट्रोल होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लेवल नीचे आएगा। जबकि डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक? रेपो रेट को डिक्रीज करेगी। अब सस्ता लोन मिलेगा कमर्शियल बैंक को, और उनकी भी इंटरेस्ट रेट घटेगी, जिससे इकोनॉमी में सस्ता लोन मिलेगा प्रोड्यूसर्स को, यानी जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको सस्ता लोन मिलेगा, वो मोटिवेट होंगे और क्रेडिट का एक्सपेंशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी। थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि आपको पहले ही बताया, रिवर्स रेपो रेट क्या है? दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक पास देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड को सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। एक फंड तो वो मतलब उनको करना ही करना है लीगली, वो आपका कैश रिजर्व रेशियो, बट उसके अलावा जितना सरप्लस फंड है वो रिवर्स रेपो रेट पर जमा करते हैं। तो जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तब क्या करेगी सेंट्रल बैंक? रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा कमर्शियल बैंक अब अपने सरप्लस फंड को ज्यादा रखना चाहेंगे कमर्शियल बैंक के पास, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी, अब वो कम क्रेडिट क्रिएट करेंगे, इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट घटेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल घटेगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटेगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। इसके विपरीत क्या होगा? अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक इस रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे। अब कम इंटरेस्ट रेट होगा तो हम कम पैसा जमा करेंगे बैंक में, ठीक उसी तरीके से कमर्शियल बैंक क्या करेंगी? अब वो कम फंड्स अपना आरबीआई के पास पार्क करना चाहेंगी, जिसके कारण उनके पास क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे और इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड हमारी कम होगी। ना दो लीगल रिजर्व रेशियो हैं, जिनमें से एक हमारा कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। पहला वाला है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। CRR refers to that ratio which every commercial bank must keep a fixed percentage of their all deposits with the central bank. हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा करती है, वो हमारा कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ओके, जब एक्सेस डिमांड है तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक? इस सीआरआर को इंक्रीज करेगी। अब कमर्शियल बैंक को अपना ज्यादा अपने टोटल डिपॉजिट्स, जिससे वो मनी क्रिएशन करती है, आपने कमर्शियल बैंक में पढ़ा है, अपने जो डिपॉजिट्स हैं उन्हीं से वो मनी क्रिएशन करती है, क्रेडिट क्रिएशन करती है। तो अब वो क्या करेगी कि अपना जितने डिपॉजिट्स उसका ज्यादा बड़ा शेयर किसके पास जमा करेगी? सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगी। तो इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी, इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट घटेगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे है। जबकि डेफिशिएंट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक सीआरआर को क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी, यानी कमर्शियल बैंक को अब अपने डिपॉजिट्स का कम रेशियो, कम परसेंटेज आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी, इकोनॉमी में क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी,
एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एवरी कमर्शियल बैंक मस्ट कीप अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट, जिसमें आपके टोटल लायबिलिटीज एंड एसेट्स आ जाते हैं, उसका एक फिक्स परसेंटेज उन्हें अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना होता है। अब अपने पास लिक्विड एसेट्स के रूप में रख रहे हैं, यानी उसे वो किसी को कर्ज नहीं दे पाएंगे, उतनी लिक्विडिटी उन्हें मेंटेन रखनी है। फिक्स परसेंटेज ऑफ देयर ऑल डिपॉजिट्स, ऑल एसेट्स दे मस्ट कीप इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड क्या है? कैश है ना, तो वो इन्हें अपने पास ज्यादा रखना है। ओके, तो कैश लिक्विडिटी अगर अपने पास ज्यादा रखनी है तो वो क्रेडिट कम क्रिएट कर पाएंगे। तो एक्सेस डिमांड की स्थिति में SLR को बढ़ा देती है सेंट्रल बैंक, जिससे उन्हें अपना ज़्यादा लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटती है, इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट घटता है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटता है और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होती है चेक। जबकि डेफिशिएंट डिमांड में SLR को घटाएगी सेंट्रल बैंक, जिससे क्या कमर्शियल बैंक को अब अपने पास कम लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने हैं, टोटल डिपॉजिट्स जो उनके पास आ रहे हैं उससे वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा और इस तरीके से क्या होगा कि इकोनॉमी में क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगा। क्लियर? अब हमारे पास आता है 6 नंबर पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to sale and purchase of government security by the central bank in open market. अब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज कर रही है ओपन मार्केट में और कमर्शियल बैंक भी उसके एक बड़े परचेजर है। जब एक्सेस डिमांड है तो RBI क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल करेगी। अब आप देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल हो रहा है, यानी सिक्योरिटी किसके पास थी? अगर कमर्शियल बैंक परचेजर है तो कमर्शियल बैंक के पास थी। ओके, और मनी का फ्लो किधर हुआ? सेंट्रल बैंक की तरफ, यानी कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी। क्यों? उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर दी और उससे इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट घटेगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटेगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। इसके अगेंस्ट अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो RBI परचेसेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। अब परचेज कर रही है, मनी का फ्लो किधर गया? इकोनॉमी की ओर। और जब कमर्शियल बैंक ने परचेज की तो मनी कमर्शियल बैंक के पास गई, कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ी और इस तरीके से इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल। ओके, अब हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स में मॉरल क्वेश्चन तो एक लास्ट है कि उनको कैसे गाइडलाइंस देनी है कि आपको क्रेडिट का एक्सपेंशन करना है, क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन करना है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रूल है। और राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या करती है गवर्नमेंट RBI सेंट्रल बैंक कि अगर एक्सेस डिमांड है तो तमाम आइटम्स में, तमाम मदों में वो क्रेडिट की राशनिंग कर देती कि क्रेडिट कम क्रिएट किया जाए, जबकि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इस राशनिंग को कम कर देती है, उसकी मात्रा यानी सेलेक्टिव क्रेडिट अपनाती है। अगर एक्सेस डिमांड इसमें ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मेजर है कि वो कुछ मदों में कहती है कि भाई क्रेडिट कम क्रिएट करिए। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट जो रह गया दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है कि जब कोई लोन लेता है तो किसी सिक्योरिटी के एवज में कर लिया, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द लोन गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। ओके, अब मान लीजिए 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी है और उसके एवज में 90 रुपीज़ का लोन दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है ये 10 रुपीज़ क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट।
तो सेंट्रल बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज करती है क्रेडिट के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब एक्सेस डिमांड है तो क्या करती है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। जैसे मैंने कहा सपोज 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट है और 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी के बदले में 90 रुपीज़ लोन मिल रहा है। अब आरबीआई चूँकि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो वो डियर मनी पॉलिसी अपनाएगी, महंगे लोन की नीति अपनाएगी। क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। सपोज उसने 20% कर दिया, अब उसी 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी के एवज में लोन कितना मिलेगा, जस्ट 80 रुपीज़। यानी अब क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होगा इकोनॉमी में और एग्रीगेट डिमांड का लेवल नीचे आएगा और एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। जबकि डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में क्या होता है कि इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाती है। इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाने से क्या होता है कि अब उसी सिक्योरिटी के एवज में ज़्यादा लोन कॉमर्शियल बैंक दे सकती हैं और अब लोन का जो है स्तर इकोनॉमी में ज़्यादा लोन देगी और इससे क्या होगा, क्रेडिट का एक्सपेंशन होगा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना।